हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रत्याहार। प्रत्याहारों के संदर्भ में आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। हम सब लोग एक साथ यहाँ पर हैं, तो इसका रीज़न है कि आज हम प्रत्याहार को डिस्कस करेंगे। तो प्रत्याहारों को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना होगा, और वो है माहेश्वर सूत्र। तो इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने माहेश्वर सूत्रों को डिस्कस किया था। तो एक बार कमेंट करके ये बताइए कि कितने लोग हैं जिन्होंने माहेश्वर सूत्र वाली वीडियो को देखा है, माहेश्वर सूत्र वाला जो सेशन है उसको देखा है। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो में आप बने हुए हैं, इसको देखिए एंड तक, और इसके बाद में आपको माहेश्वर सूत्र वाली वीडियो जाकर देखनी है, क्योंकि इसमें मैं जो भी कुछ बताऊंगी वो आपका माहेश्वर सूत्र वाले सेशन से रिलेट है, जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो हमारा संस्कृत का व्याकरण है उसकी शुरुआत माहेश्वर सूत्रों से ही होती है। वर्णमाला को भी हमें बाद में पढ़ना है, पहले हमें माहेश्वर सूत्रों को देखना है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है वो मैं बताती हूँ, जो कि माहेश्वर सूत्र वाली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, और एक बार हम फिर से आपको रिवाइज़ करा देते हैं। तो चलिए मैं आपको रिवीजन करा ही देती हूँ माहेश्वर सूत्रों का। तो हमने जाना था माहेश्वर सूत्रों के दौरान कि माहेश्वर का मतलब क्या है, माहेश्वर सूत्र इनका नाम क्यों पड़ा, इसका रीज़न क्या रहा, या इनको हम शिव सूत्र के नाम से क्यों जानते हैं, या फिर इनको हम चतुर्दश सूत्र के नाम से क्यों जानते हैं, या फिर हम इनको वर्ण समान में माहेसूत्र के नाम से क्यों जानते हैं। माहेश्वर सूत्र जो हैं इनके अनेकों नाम इस तरीके से पड़ गए। अब इन नामों के बारे में मैंने आपको बताया कि ये कौन कौन से नाम हैं, और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या था। एक स्टोरी टाइप से आप सुनते जाएंगे, बस ठीक है, सुनते रहिए और कमेंट करते रहिए, आपस में एक दूसरे को हाय हेलो भी बोलिए, जिससे आपका थोड़ा सा इंटरटेनमेंट होता रहे, मन लगता रहे चीज़ों को सुनने में, समझने में। और दूसरी बात यह है कि जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन में क्या होता है, आप बाय फेस एक दूसरे को जानते हैं, तो वहाँ पर आप एज ए फ्रेंड एक दूसरे के साथ में एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन स्टडी में होता क्या है कि आप बाय फेस किसी को जानते नहीं हैं, तो बेटर क्या रहेगा, क्योंकि CDP पर जाएंगे थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की का मानना है कि जो हमारा पीयर ग्रुप होता है उसमें हमारी स्टडी सबसे बेहतर होती है, और इस बात का समर्थन मैं भी करती हूँ। मैं खुद ये बात कहती हूँ कि जो पीयर्स ग्रुप होता है, यानी हम उम्र जो होते हैं, उनमें स्टडी बहुत ज़्यादा बेटर होती है। जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड सर्कल है और आप आपस में डिस्कशन करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो आप बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को सीखते हैं, आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। जैसे हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर आप सब लोग एक्टिव रहते हैं। तो मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है कि जब आप लोग एक दूसरे के साथ में एज ए फ्रेंड रहते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि आपको टाइम का भी ध्यान रहता है कि हमें उतने टाइम पर टेस्ट देना है आज, ठीक है। दूसरी बात क्या रहती है कि बाय चांस आप किसी काम में बिजी हैं, आप भूल गए, तो जब आप किसी से एज ए फ्रेंड जुड़े रहेंगे, तो उस फ्रेंड की ये जिम्मेदारी है कि वो आपको याद दिलाए कि आप कहाँ बिजी हैं, आपका टाइम हो चुका है, स्टडी का टाइम है, क्विज़ का टाइम है, टेस्ट का टाइम है, फटाफट से आ जाइए। तो कई सारे फ़ायदे रहते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में पढ़ने के। तो इसीलिए आप लोग जब भी कमेंट करें, लाइव कमेंट जब चलता है, तो एक दूसरे के साथ में कमेंट्स करें, जानें एक दूसरे को, क्योंकि जितना आप एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे के साथ में रहेंगे, उतना आप बेहतर स्टडी कर पाएंगे एक दूसरे के साथ में, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ आपको पता होती है और आपके फ्रेंड को नहीं पता है, तो आपने उसे बता दिया। कई बार क्या होगा, उसे कुछ चीज़ पता रहेगी, आपको पता नहीं रहेगी, तो वो आपको बता देगा। तो एक दूसरे के साथ में कुछ आपका ज्ञान, कुछ उसका ज्ञान, दोनों का जब ज्ञान मिलेगा तो आपके पास में भंडार हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है, तो हाय हेलो करते रहें, उसमें ना आपका कोई लॉस होता है ना नुकसान होता है। आप बाय फेस एक दूसरे को नहीं जान पा रहे, लेकिन थॉट आपके अगर मिलते हैं, विचार आपके मिलते हैं, आप समायोजन कर सकते हैं, तो एक दूसरे के साथ में बेहतर स्टडी कर सकते हैं। तो इसके अलावा अब हम बात करते हैं माहेश्वर सूत्रों की।
तो माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति मानी जाती है शिव जी के डमरू से, यानी महेश के डमरू से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। ऐसा प्रमाण देखने को मिलता है। अगर आपसे कहे कोई कि ये हम कैसे मान लें कि माहेश्वर सूत्र शिव के डमरू से निकले थे, तो उसके लिए एक श्लोक है, उसको आप उन्हें सुनाएंगे। माहेश्वर सूत्र वाली वीडियो में आपको मैंने बताया है। तो आप जो भी आपसे कहे कि क्या प्रमाण है आपके पास में कि माहेश्वर सूत्र शिव जी के डमरू से निकले हैं, तो आपको सुना देना है 1 मिनट में कि प्रमाण हम बताते हैं प्रमाण, क्या प्रमाण है तो सुना देना। नृत्यावसाने नटराज राजो ननादि ढक्काम नभ पंचवारम उदर्तु कामासन कादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। इसका मतलब है नृत्यावसाने नटराज राजो, पहला जो हमारा चरण है, श्लोक के 4 चरण जैसे होते हैं, तो पहला चरण है हमारा नृत्यावसाने नटराज राजो। अब इस चरण का मतलब क्या है? नृत्यावसाने नटराज राजो, इसका मतलब है कि जो नृत्य के समय, नृत्य के अवसान, नृत्यावसाने यानी नृत्य के अवसान के बाद में नटराज राजो ननादि ढक्काम नव पंचवारम, जब शिव जी नृत्य कर रहे थे, नृत्य क्यों कर रहे थे वो भी बताएंगे। तो शिव शंकर ने नृत्य किया, भोले शंकर ने नृत्य किया, और नृत्य करने के अवसान से, नृत्य करने के बाद नृत्यावसाने, उसके बाद में क्या किया? ननादि ढक्काम नव पंचवारम, तो शिव जी ने अपने डमरू को, ननादि ढक्काम यानी अपने ढक्काम यानी डमरू को कितनी बार बजाया? नव पंचवारम यानी 14 बार। 9 और 5 कितने होते हैं? 14 बार। तो नृत्यावसाने नटराज राजो ननादि ढक्काम नव पंचवारम, शिव जी ने नृत्य के अवसान के बाद में अपने डमरू को 14 बार बजाया, और उसकी ध्वनि से, उसकी उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धांत, उसकी ध्वनि से जो सनकादि सिद्ध हुए उन्होंने उसकी ध्वनि को सुना। उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धांत और एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम, तो सनकादि जो सिद्ध हुए उन्होंने उस ध्वनि को सुना, और उस ध्वनि से क्या निकल गए? शिवसूत्र जालम, शिव के सूत्रों का जाल निकला। इसीलिए हम माहेश्वर सूत्रों को किस नाम से जानते हैं? शिव सूत्र के नाम से जानते हैं, माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं, चतुर्दश सूत्र के नाम से जानते हैं। चतुर्दश सूत्र के नाम से क्यों जानते हैं? तो ननादि ढक्काम नव पंचवारम यानी 9 और 5 बार बजाया था शिव जी ने अपने डमरू को। 9 और 5 14 होते हैं, और 14 बार इस डमरू को बजाया, और प्रत्येक बार एक सूत्र निकला, तो 14 बार में 14 सूत्र निकले। इसीलिए इन सूत्रों को हम चतुर्दश सूत्र के नाम से भी जानते हैं। वर्ण समन्वय सूत्र के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें पूरे वर्णों को, जितनी वर्णमाला में वर्ण हैं संस्कृत की वर्णमाला में, उन सबको समन्वय करके, समाहित करके, इकट्ठा करके रखा है, इसलिए। ठीक है, तो इसके इतने नाम क्यों पड़े, इसका रीज़न ये रहा। दूसरी बात, मैंने माहेश्वर सूत्रों को आपके सामने बोला था, तो उनका भी आप रिवीजन करेंगे। आई उड़ री रक एंग आई औच, ठीक है, बोलते जाएंगे, लिखते जाइए, कमेंट में लिखते जाइए सूत्रों को। कमेंट में सारे सूत्र लिखने हैं आपको। आई उड़ री ऋक ए ओंग आई औच, तो माहेश्वर सूत्रों को आपको रिवाइज करते रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप माहेश्वर सूत्रों का रिवाइज नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक आप प्रत्याहार नहीं बना सकते। तो जब प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगी, इसके दौरान, इसके बाद में, जब आपके लिए स्लाइड पर, क्योंकि स्क्रीन पर चलना होगा हमें प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगी तो उसमें मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है माहेश्वर सूत्रों में। ठीक है, तो एक बार रिवीजन करेंगे माहेश्वर सूत्रों का, बोलते जाएंगे। आई उड़ री ऋक, लिखते जाइए, कमेंट में लिखते जाइए। आई उड़ री ऋक ए ओंग आई औच, तो इसमें हमारे जो आ से लेकर और चा तक, अच में जितने भी हैं सारे हमारे स्वर आ गए। 4 सूत्र हैं, आई ऊण रील ऋक आई ऊण, तो एक सूत्र हो गया। रील ऋक 2 सूत्र, दूसरा सूत्र हो गया। ए ओंग तीसरा सूत्र हो गया, और आई और औच ये हमारा चौथा सूत्र हो गया। तो इन चारों सूत्रों में किसको रखा गया? हमारे स्वरों को रखा गया। उसके बाद में आते हैं क्या? उसके बाद में आते हैं हमारे अंतस्थ
व्यंजन यानी अर्ध स्वर के नाम से जिन्हें जानते हैं। तो फिर आता है आई उड़ री लिक ए ओंग आई औच के बाद में आता है हय वरट लन। तो ये आ गए सारे हमारे क्या आ गए अर्ध स्वर हय वरट लन। फिर उसके बाद में पंचमाक्षर आएंगे यमंगड़नम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएंगे चतुर्थ वर्ण आएंगे झवैया। फिर आएंगे गड़धस जब गड़दश जब गड़दश, ठीक है। ये हमारे चतुर्थ अक्षर आ गए। फिर उसके बाद में थर्ड आएंगे, ठीक है, झवैया गड़दश, ठीक। फिर उसके बाद में आपको बोलना है खफ छटत चट तब कपय सर हल। तो दूसरा और पहला वर्ण यहाँ पर आ जाता है और फिर हमारा सर हल में हमारे सारे के सारे हमारे ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे माहेश्वर सूत्र हैं इनको आप देखते रहेंगे, तो कमेंट में लिखते रहेंगे। उसके बाद एक बार फिर से बोलेंगे आई उड़ री लिक ए ओंग आई औच। फिर उसके बाद हय वरट लन यमंगड़नम झवय घड़दस जब घड़दस। फिर उसके बाद में खफ चटत चट तब खफ, एक बार बोलेंगे खफ, फिर चटत चट तब कपय सर हल। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं जिनको आपको याद रखना है। और इसके अलावा पिछली जो वीडियो है उसको देखिए, पिछले सेशन को देखिए ताकि उनका आप रिवीजन कर पाएँ। तो 14 माहेश्वर सूत्र और जो श्लोक है उसको भी याद रखें। आपके पास प्रमाण होना चाहिए किसी भी चीज़ को दिखाने का। फिर अब हम बात करते हैं प्रत्याहारों की। अब जब माहेश्वर सूत्र आपने देख लिए उसके बाद प्रत्याहार कैसे बनते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। संस्कृत की अगर हम बात करें, संस्कृत आप पढ़ रहे हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, और या ये कहें हम कि वेदों की भाषा, देवताओं की भाषा, सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। सभी भाषाओं की जननी इसको माना जाता है। जब आपके पास में लैपटॉप कंप्यूटर नहीं था, जब आपके पास में लिखित कोई बुक नहीं थी, कोई किताब नहीं थी, कोई सामग्री नहीं थी, वेद भी बाद में आए थे। अगर आपकी जीके जीएस अच्छी है तो आपने देखा होगा कि जो लिखित में प्रमाण है हमारे पास इतिहास के, वो भी बाद में मिले थे। उससे पहले जो शिक्षा का स्तर था वो क्या था, एक पेड़ की छांव में बैठकर गुरु के द्वारा जो भी उपदेश दिए जाते थे उनको शिष्य ग्रहण करते थे। इस तरीके से शिक्षण का चलन था। व्याख्यात्मक प्रणाली चलती थी, कोई लिखित नहीं रहता था, बस बोलना और सुनना, ज्ञान ट्रांसफ़र होता था, सारे वेदों का ज्ञान कराया जाता था। तो इस तरीके से शिक्षण हुआ करता था। तो संस्कृत जो है अपने आप में बहुत बृहद भाषा है, बहुत बड़ा इसका स्वरूप है संस्कृत का। क्योंकि कोई चीज़ किसी चीज़ की अगर जननी है, मान लीजिए कि किसी चीज़ से, मान लीजिए एक सपोज दैट कि माँ जो होती है, माँ से बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चा बड़ा या माँ, तो आप समझ सकते हैं कि माँ बड़ी होगी, क्योंकि माँ अपने से, खुद से और दूसरे प्राणी को जन्म दे रही है, तो जन्म देने वाला सबसे बड़ा होता है। उसी तरीके से संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, सभी भाषाओं की माता है। तो बड़ा कौन हुआ? संस्कृत। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे जैसे जैसे पाश्चात्य भाषाएं आती गईं, लोगों ने इंग्लिश को पढ़ना शुरू कर दिया। हम इंग्लिश के विपक्ष में नहीं, लेकिन हिंदी और संस्कृत का भी आपको ख्याल रखना है। इंग्लिश को पढ़ना इतना ज़्यादा डीपली शुरू कर दिया, कुछ समय की भी मांग है, समय की मांग को भी देखते हुए होना पड़ता है। लेकिन आप पढ़िए सारी भाषाएं, लेकिन अपनी संस्कृति पर, अपनी संस्कृत पर भी ध्यान रखिए, अपनी हिंदी भाषा पर भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो हैं हमारा आधार हैं, हमारा आधार है संस्कृत। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। तो आप इसको इंटरेस्ट के साथ में पढ़िए, बोरिंग होकर नहीं, ऐसा फील ना करें। आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी संस्कृत अगर आप पूरे मन से, श्रद्धा से इसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो अब हम बात करेंगे प्रत्याहार सूत्रों की कि ये प्रत्याहार किस तरीके से बनते हैं। प्रत्याहारों की अगर हम बात करें तो टोटल 42 प्रत्याहार माने जाते हैं। इसके अलावा कुछ विद्वान ऐसे भी हुए थे जिन्होंने रा,
और यम को भी प्रत्याहारों की संज्ञा दी थी। तो उनके अनुसार प्रत्याहारों की संख्या हो जाती है 43 और 44। रेयर केसेस में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टीजीटी पीजीटी लेवल पर, लेकिन प्राइमरी में आपसे नहीं पूछा जाएगा, इतना श्योर है। अगर आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो पूछा कहाँ जाएगा? टीजीटी पीजीटी में। अगर पूछ भी लिया जाए प्राइमरी में तो हम आपको बता रहे हैं आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर प्रत्याहारों की। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि अच प्रत्याहार जो है उससे हमारे कौन से वर्ण निकले हैं। ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी। अच का मतलब होता है स्वर। संस्कृत में अच किसे कहेंगे? स्वर को कहेंगे। और हल किसे कहेंगे? व्यंजन को कहेंगे, ठीक है। कमेंट करते रहिए, जो मैं बोलती हूँ उसके अकॉर्डिंग ही। जैसे आपको लगे कि मैंने बोला अच तो आप तुरंत कहेंगे अच का मतलब होता है स्वर, ठीक है। अच का मतलब क्या होता है? स्वर। और हल का मतलब क्या होता है? व्यंजन। अब इसको याद करने के लिए आपको करना क्या है? आप हमेशा से रटते आए होंगे कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, और जिनको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इसको ऐसे रटिए नहीं, बस समझिए अपने व्यावहारिक जीवन से जोड़कर कि दो चीज़ें होती हैं। एक, आप खुद की कमाई से अपना घर चला रहे हैं, खुद की कमाई पर अपने सारे शौक मौज पूरे कर रहे हैं। दूसरा, अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने पिता की कमाई पर ही बस आप लुढ़के हुए हैं। इतने दिन से आपने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया ऐसा जिससे आप खुद सेल्फ डिपेंड हो सकें। तो अगर आप खुद की कमाई से खुद के खर्च चला रहे हैं, खुद के सारे काम खुद से कर रहे हैं, यानी सेल्फ डिपेंडेंट हैं, आत्मनिर्भर अगर हैं आप, तो आप स्वर हैं। कौन हैं आप? स्वर हैं। और आज तक भी अगर आप माता पिता की कमाई पर ही सारे अपने काम करते हैं तो आप व्यंजन हैं। यानी आप आत्मनिर्भर अगर हैं, आपको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है तो आप स्वर हैं। और अगर आपने दूसरों की सहायता ले लेकर अपना काम चला रखा है, उनकी सहायता के बिना आपका काम नहीं हो रहा, तो आप कौन हैं? व्यंजन हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे। वैसे ही कुछ लड़कियां हैं जो तैयारी कर रही हैं, तो वो तैयारी करके करना क्या चाहती हैं? वो चाहती हैं कि सेल्फ डिपेंड हम हो सकें, हम किसी पर निर्भर नहीं रहें, हम खुद पर निर्भर रहें। तो उनका उद्देश्य क्या है? स्वर बनने का उनका उद्देश्य है। क्या बनने का? स्वर बनने का। और जो पढ़ तो रही हैं लेकिन सिर्फ नाम के लिए, उनसे पूछा जाए कि प्रत्याहार क्या होते हैं, या फिर हम संस्कृत भाषा में कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ते हैं, या माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं, या स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, यही पूछ लिया तो हमें नहीं पता, हाथ खड़ा कर दिया। वो कौन है? वो व्यंजन है। वो कौन है? व्यंजन है। वो सारे जीवन दूसरों के भरोसे ही अपना जीवन व्यतीत करने वाली हैं, यानी स्वर के ऊपर ही डिपेंड रहने वाली हैं। तो वो कौन हो गई? व्यंजन। तो अब बताइए कमेंट करके, क्या लाइफ में आप कभी स्वर और व्यंजन को भूलेंगे? और ये भी बताइए, क्या आप स्वर बनना चाहते हैं या व्यंजन बने रहना चाहते हैं सारी ज़िंदगी? कमेंट करके ये बताइए कि आप व्यंजन बने रहना चाहते हैं या स्वर बनना चाहते हैं। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें स्वर बनना है, हमें आत्मनिर्भर होना है, हम अपने काम खुद से करना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। और वो होगा कब? जब आप स्वर बनेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए इस हद तक पागल हो जाएंगे कि आपको अपने आसपास कोई दिखाई न दे। हमें भटकाने के लिए, आपको भटकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत ऐसी अवरोध करने के लिए बाधाएं आएंगी, कुछ व्यक्ति के रूप में, कुछ समस्याओं के रूप में। आपको उनको इग्नोर करना है। अगर आप उनमें उलझ कर रह गए तो आप कभी स्वर नहीं बन पाएंगे, ध्यान रखिए। स्वर बनने के लिए आपको क्या करना? आपने देखा कि स्वर जो होते हैं हमारे, उनसे हमारे सारे व्यंजनों का जो है निर्माण होता है। व्यंजनों का निर्माण किससे होता है? स्वर से होता है। स्वर की सहायता के बिना उनका लिखित रूप आएगा नहीं, या उनको उच्चारण करने में जो रियलिटी होती है वो आ नहीं पाएगी। प्रत्येक व्यंजन हमारा स्वर से मिलकर बना हुआ है। तो ध्यान रखिए, अगर आप स्वर बनना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको चीज़ों को इग्नोर करना सीखना होगा। जो बेफिजूल की चीज़ें उनको इग्नोर करना सीखना होगा। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आपको अपने माइंड को फ्रस्ट्रेट नहीं करना है। अगर आप जीवन में बेहतर करना चाहते हैं तो आपको फालतू चीज़ों से दूर रहना होगा, पहली बात। दूसरी बात कि बेवजह की बातों पे बहस ना करें, उससे क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट होगा, और जो लोग आपका टाइम वेस्ट कराना चाहते हैं वो अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाएंगे। तो आप स्वर बनना अगर चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में,
तो ध्यान रखिए कि आपको इग्नोर करना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बस में नहीं हैं, तो उनको आप बदलने की कोशिश ना करें, ईश्वर बनने की कोशिश ना करें, बस अपने टारगेट पे फोकस रखें। और ये बात मैं बार बार कहती हूँ आपसे कि अर्जुन क्यों इतना बड़ा धनुर्धारी, क्यों इतना बड़ा योद्धा बन गया था? क्योंकि उसका फोकस हमेशा अपनी निकली हुई तीर पर रहा करता था कि मुझे तीर निशान कहाँ लगाना है, निशान पर फोकस रखना है आपको हमेशा। जब बहुत सारे योद्धा वहाँ बैठे हुए थे और कहा गया था कि मछली की आंख पर निशाना लगाइए, तो उस टाइम किसी के बस में ये नहीं था, किसी ने भी मछली की ठीक आंख पर फोकस नहीं किया था, क्योंकि ध्यान सबका भटका हुआ था। वैसे ही आपको भटकाने के लिए बहुत लोग आएंगे रास्ते में, लेकिन आपको निशान रखना है, अपना सीधा फोकस रखना है टारगेट पर। मछली की आंख को आपको भेदना है, और उस आँख को जब तक आप नहीं भेद देंगे तब तक आप अच्छे योद्धा नहीं बनेंगे, अच्छे धनुर्धारी नहीं बनेंगे, अच्छे शिक्षक नहीं बनेंगे। सबसे बेस्ट जो विभाग होता है वो टीचिंग लाइन का होता है, क्योंकि जितने भी IAS PCS जितने भी डिफेंस में जाते हैं उनको उस डिपार्टमेंट में भेजने वाला मात्र एक शिक्षक होता है। शिक्षक इस समाज का निर्माण करता होता है, इस विश्व का, इस भारतवर्ष का निर्माण करता है या पूरे विश्व का निर्माण करता शिक्षक होता है। इसलिए ध्यान रखिए कि आपको शिक्षक बनना है तो आपको छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना होगा, इन सब चीज़ों में उलझ कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्वर बनने की कोशिश कीजिए, सारी ज़िंदगी व्यंजन बने रहे तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो बात करें प्रत्याहार की, तो प्रत्याहार जो है ये प्रति उपसर्ग है इसमें, और आंग और हरि प्लस घा जो है इससे मिलकर ये बना है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है संक्षेपीकरण। आपने देखा कि जैसे मान लीजिए अयुण, ये पूरा सूत्र है एक, और मैं आपसे कहूँ कि अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे अक में, तो आप अक से आइडिया लगाएंगे कि आ आएगा, ई आएगा, ऊ आएगा, और का हमारा इस संज्ञक है इसलिए ये नहीं आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो जितने भी इस संज्ञक वर्ण हैं उनको हम प्रत्याहारों में नहीं गिनेंगे। जब प्रत्याहारों में आपसे वर्ण पूछे जाएंगे तो जो इस संज्ञक वर्ण हैं उनको आप नहीं गिनेंगे। जैसे अच प्रत्याहार है तो अच में आपको अयुण, फिर उसके बाद में आ ई उ और णी को नहीं लेना क्योंकि वो इस संज्ञक है। फिर उसके बाद चलना है अयुण के बाद में री को लेना है ली, और का को नहीं लेना क्योंकि इस संज्ञक है। ठीक है, री को, और फिर ए और ओ को लेना है, ए औंग को नहीं लेना क्योंकि वो इस संज्ञक है। फिर आई को लेना है और औ को लेना है, लेकिन चा को नहीं लेना क्योंकि ये इस संज्ञक है। इस तरीके से 9 कुल हमारे वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण, जिनको हम अच के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। दूसरा पॉइंट है आपके सामने, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ही मैंने रखा है। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्त्यन्ते वर्णा यत्र सा प्रत्याहारा। इसका अर्थ क्या है? इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स है प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्त्यन्ते वर्णा तत्र यत्र सा प्रत्याहारा। इसका मतलब है कि जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कह दी जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। जैसे हम पूरे स्वरों को ना बोलकर क्या बोल दिया, हमने अच बोल दिया, और मैंने जैसे अच बोला आप समझे अच का मतलब क्या बोलना चाहती हूँ मैं? सारे स्वर। अच का मतलब मैं क्या बोलना चाहती हूँ? सारे स्वर। अब मैं पूरे स्वरों को ना लिखकर आपके सामने अगर अच लिख दूँ, मैं कहूँ कि अच लिख के दिखाओ, मैं आपसे कहूँ कि अच लिख कर दिखाओ, तो आप 1 मिनट में क्या लिख के दिखा देंगे? जल्दी से कमेंट करके लिख के दिखाइए। अगर मैं कहूँ कि अच लिख कर दिखाइए, अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? कमेंट करके ये लिख के बताइए। कमेंट करिए और ये लिख के बताइए कि अच के अंतर्गत क्या आता है। तो आपने लिख दिया कि अच के अंतर्गत हमारे सारे स्वर आते हैं, आ से लेकर, और हमारा जो औ है, औ तक हमारे 9 स्वर होते हैं संस्कृत में। तो स्वरों की संख्या पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा अच का मतलब 9 वर्ण आते हैं, यानी हमारे सारे स्वर आते हैं। तो जब हमारी बात जो होती है उसको हम कम शब्दों में अधिक बात हम कह पाएँ तो हमारे क्या हो जाते हैं? प्रत्याहार हो जाते हैं। यानी कि अनेक शब्दों के लिए जैसे एक शब्द का काम होता है, बहुत सारे शब्द ना बोलकर हम एक शब्द बोल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? संक्षिप्तीकरण। वैसे ही समास का अर्थ भी होता है संक्षेप करना, संक्षिप्तीकरण करना। तो बहुत बात कहना और कम शब्दों में कहना, यही क्या है? प्रत्याहार है। ठीक है, ध्यान रखना।
जिनकी सहायता से हम कम से कम शब्दों में अधिकतम बात कह देते हैं, वही क्या होता है, हमारा प्रत्याहार होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र क्या है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, यानी कि प्रत्याहार करने वाला संज्ञा सूत्र क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सूत्र होता है आदिरंत्येन संहिता। आदिरंत्येन संहिता ये सूत्र होता है, इसके अंतर्गत हम प्रत्याहार सूत्र करते हैं या प्रत्याहार बनाते हैं। अब इसका मीन्स क्या है ये हम जानेंगे। इसका मीन्स होता है आदि, यहाँ पर आदि लिखा हुआ है, फिर आदि के बाद में आप क्या अलग करेंगे, अंतेन। क्या अलग करेंगे, आदि, फिर होगा अंतेन, फिर होगा सह, और फिर होगा एता। ठीक है, इसका मतलब समझिए, 4 टुकड़ों में मैंने इसको तोड़ दिया इस सूत्र को, आदि अंतेन संहिता, ताकि आप समझ सकें। आदि का मतलब शुरुआत का, अंतेन का मतलब अंत का, सह इत यानी कि आदि शुरू के से लेकर और अंत तक का, इत जो है वहाँ तक का हमें लेना, लेकिन इत संज्ञक को हमें नहीं लेना। आदिरंतेन संहिता, ठीक, ध्यान रखना। जैसे हम करते हैं सूत्रों के अंतर्गत, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आ ई उ ण, ठीक है, सारे प्रत्याहारों की चर्चा करेंगे। 42 जितने भी प्रत्याहार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि अण लिखकर दिखाइए। क्या लिखकर दिखाइए, अण लिखकर दिखाइए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आदि शुरू का ये लेंगे, फिर ये लेंगे, फिर ये लेंगे, इससे सब शुरू के हैं यानी आदि के हैं। तो हमारा जो इता यानी इत संज्ञक जो वर्ण है, उससे आगे के, उससे आदि के हमें सारे वर्णों को उठा लेना है। तो क्या बन जाएगा, हमारा प्रत्याहार बन जाएगा। ठीक है, प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, 42 है। उसके बाद में कुछ विद्वानों ने रा और जम को भी प्रत्याहार माना है। उनके अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी हो जाती है, 42 और 43 हो जाती है। ये चीज़ें यहाँ तक इतनी क्लियर हो रही हैं, कमेंट करके बताइए समझ आ रहा है या नहीं। उसके बाद में आदिरंतेन संहिता, इसका मीन्स है अंत्य इत वर्ण के साथ में जो आदि वर्ण वह मध्यगामी सभी वर्णों का बोधक होता हुआ स्वयं का भी बोध कराता है। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आदिरंतेन संहिता यानी कि अंत्य इत वर्ण के साथ, अंतिम जो इत वर्ण है उसके साथ में, अंतिम जो इत वर्ण है आ और का, इन दोनों को मिलकर ही तो प्रत्याहार बना है अक। तो आदि का और अंत का जो वर्ण है उसको साथ में लेकर वह मध्यगामी, उसके मध्य के सभी वर्णों का बोधक होता हुआ स्वयं का भी बोध कराता है। तो स्वयं का बोध कराएगा, मध्य के जितने भी वर्ण हैं उनको लेते हुए। ये क्या हो जाएगा, आदिरंतेन संहिता। जैसे अण प्रत्याहार, क्या है, अण प्रत्याहार, और अण को ही मैंने ऊपर भी समझाया है। अण प्रत्याहार है, उसमें हमें क्या लेना, आ ई ऊण, ये 4 हमारे पास वर्ण हैं। सूत्र के आ से लेकर इत संज्ञक वर्ण णा तक, ये हमारा सूत्र का आ है, इससे लेकर इत संज्ञक वर्ण णा तक, इससे मिलकर के ये क्या बना है, अण बना है। आ से लेकर और णा तक क्या बना है, मिलकर अण बना है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो इसमें आ ई उ, ये तीनों वर्ण आएंगे, और इत संज्ञक जो है इसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्या बन जाएगा, अब आपसे कोई कहे कि आ ई उ क्या है, तो आप कहेंगे ये अण प्रत्याहार है। क्या है, अण प्रत्याहार है आ ई उ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और संस्कृत में स्वर को कहेंगे अच, हल को कहेंगे व्यंजन। स्वर होते हैं 9, व्यंजन होते हैं 33। आपसे पूछे कि अच प्रत्याहार में कितने वर्णों को लिया जाता है, तो 9 वर्णों को लिया जाता है। आपसे पूछा जाए कि हल प्रत्याहार में कितने वर्णों को लिया जाता है, तो 33 वर्णों को लिया जाता है। अब हम इसको करते हैं इरेज, और इसके आगे की कहानी आप समझेंगे कि होती क्या है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हम कर लेंगे यहाँ पर जैसे प्रत्याहार 2-3 मैं आपको लिखकर फिर समझा देती हूँ, उसके बाद में हम स्क्रीन पर चलेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने लिखा आई उण, ये पहला सूत्र है माहेश्वर। फिर उसके बाद में लिखा हमने
री लिक, री लिक, ये संज्ञक वर्ण है का। अयुण री लिक एओंग, फिर उसके बाद में आयोच, जैसे ये 4 सूत्र हैं, ठीक है, ये 4 सूत्र हैं, अयुण री लिक एओंग और आई औच। अब आपसे मैं कहूँ कि अक प्रत्याहार बनाइए, तो यहाँ से जैसे हमने लिखा अक, तो अक का मतलब है इस आ से लेकर और इस का तक हमें जाना है, ठीक है। अक का मतलब है कि इस आ से लेकर और इस का तक हमें जाना है, तो यहाँ हम लिखेंगे आ, आदि रंतेन, आदि से शुरू करेंगे आ, ई, इस ई को लेंगे, इस ऊ को लेंगे, और इस इत संज्ञक को हमें नहीं लेना है, हर एक सूत्र के इत संज्ञक को हमें छोड़ देना है। फिर हम लेंगे री, फिर हम लेंगे लरी। अब ये हमारा क्या बन गया, अक बन गया। अगर अब आपसे पूछा जाए कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्णों को लिया जाता है, और ऑप्शन में जहां आपको ये दिख जाए तो वहीं आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब आप टेस्ट देंगे, क्विज सॉल्व करेंगे, मैं आपके लिए टेस्ट बनाऊंगी, तो जब आप टेस्ट देंगे उस दौरान आपको ध्यान रखना है माहेश्वर सूत्र आपको याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो एक पेज पे लिख डालिए अभी और उनको याद कर लीजिए, लिख डालिए, और टेस्ट में देखकर भी आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको पेपर में भी मिल जाएगी। अगर आप पेपर में भी मान लीजिए कि आप लिख कर बोल कर समझ नहीं पा रहे, तो आप पेपर में लास्ट पेज में लिख सकते हैं पेपर शुरू होने से पहले, और आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अगर अब मैं आपसे कहूँ कि अण प्रत्याहार बनाइए, तो अण हमने लिखा, और अण प्रत्याहार में इस आ से लेकर, आदि आ से लेकर और इस ऋणा तक जाएंगे हम, ठीक है। तो इसमें आ जाएंगे हमारे आ, ई और ऊ, ये हमारा अण प्रत्याहार हो गया। अगर अब आपसे कह दिया जाए कि एक प्रत्याहार बनाइए, इस ई से लेकर और इस का तक आप जाएंगे, और इसमें हमारा आ इंक्लूड नहीं होगा एक में, तो एक के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, ई, ऊ, री और लिरी, ठीक है। का को हम नहीं लेंगे क्योंकि इत संज्ञक है। अगर आपसे कह दिया जाए कि अच प्रत्याहार बनाइए, यानी सूत्रों का पूरा स्वर वाला अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो इस आ से लेकर और इस चा तक हमें जाना होगा, तो हमारा अच प्रत्याहार बन जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास में, आ जाएगा, ई आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, री, लिरी, ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, आई, ए, ओ, आई और औ। ये हमारे 9 वर्ण आ जाएंगे, 9 स्वर आ जाएंगे, किसके अंतर्गत, अच के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद में अगर हम और माहेश्वर सूत्र लिखें, आई उड़ री लिक ए औंग आई औ, तो फिर मैं लिखती हूँ यहाँ पर हय वरट लन, फिर उसके बाद में लिखूँ यमंगणनम, यमंगणनम, ठीक है, ऐसे, ठीक, यमंगणनम। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि क्या बनाना है आपको, अण बनाना है, ये वाला अण अगर कह दिया जाए तो इसमें ये सारे आ जाएंगे यहाँ से। मान लीजिए आपसे कहें कि आपको बनाना है क्या, एच बनाना है, ठीक है, एच बनाना, तो इस ए से लेकर चा तक जाना है आपको, क्या बनाना है, एच। तो एच में कहाँ जाना है आपको, तो ये आ जाएगा ए, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ओ, लिखते जाइए जैसे जैसे मैं कह रही हूँ, इसको नहीं लेंगे क्योंकि संज्ञक है, फिर आई और औ। तो एच प्रत्याहार में 4 वर्णों को गिना जाता है, ए, आई, औ और ए और औ, ठीक है। तो 42 प्रत्याहारों की बात करेंगे हम, 42 प्रत्याहारों की चर्चा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे 42 प्रत्याहारों की, और उसके लिए हमें जाना होगा, दूसरी वीडियो का हमें वेट करना होगा, प्रत्याहारों के सेकंड पार्ट का आपको वेट करना होगा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बहुत हो जाएगा बृहद अगर हम अभी
पूरे प्रत्याहारों को लेकर आपको प्रैक्टिस कराएं और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस होंगे, कुछ तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे और कुछ होंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। गर्मी भी बहुत है तो इस क्लास को हम एंड करेंगे। इतनी बात आपको क्लियर हुई हो तो कमेंट करके बताइए कि अगर आपके सामने प्रत्याहार लिख दिए जाएँ तो क्या आप उनके अंदर जितने भी वर्ण आते हैं उनको लिख पाने में सक्षम होंगे या नहीं, ये बताएंगे आप कमेंट करके कि प्रत्याहार अगर आपके सामने होंगे तो आप उनके अंदर का मैटर निकाल पाने में सक्षम हैं या नहीं हैं, इतना बताइए, ये आप बताएंगे। तो आपको इतनी बात क्लियर हुई है तो आगे चलेंगे हम अगली वीडियो पर। और ये वीडियो पसंद आया है तो पहले इसको लाइक कर दीजिए। दूसरी बात, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। बेहतर प्रिपरेशन तभी आपकी होगी जब आप पीयर्स में करेंगे। अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की, अकॉर्डिंग टू मी, पीयर्स आपके जितने ज़्यादा होंगे उतनी आपकी स्टडी बेहतर होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़िए और ख़ुद भी उनसे जुड़े रहिए, क्योंकि बाय फेस नहीं लेकिन बाय नेचर, बाय थॉट आप एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो आप एक दूसरे के साथ में बेहतर स्टडी कर पाएंगे, बेहतर डिस्कशन कर पाएंगे और आपके जो डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आपके लिए जाते हैं। तो किसी भी तरीके की कोई भी समस्या, प्रॉब्लम स्टडी से रिलेटेड हो तो आप यहाँ कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, अगर आप नए हैं, न्यू हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको टाइम पर टेस्ट पर डे 4 टेस्ट आपके होते हैं। संडे को महा मेगा टेस्ट होते हैं आपके सारे सब्जेक्ट के, जितने भी आपके सुपर टेट में सब्जेक्ट आते हैं उन सबको मोस्टली कवर किया जाता है, 1-2 को छोड़कर। तो उनको हम अभी नहीं रख रहे, लेकिन आप लोगों की अगर डिमांड बढ़ती जाएगी, आप पढ़ेंगे, इंटरेस्ट लगेगा आपका कि आप अपना 100% दे रहे हैं, तो उनको भी कवर कराने की कोशिश की जाएगी। तो उसको ज्वाइन कीजिए। न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हों, जो भी चैनल पे अपडेट हों, वो सब आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। तो चलिए मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। तो कमेंट करिए और इसके अलावा वीडियो एंड होने वाली है, उसके बाद में आपको इनबॉक्स में एक कमेंट छोड़ना है बहुत प्यारा सा, जिसको देखकर मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करती हूँ। और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको स्वर बनना है या व्यंजन ही बने रहना है, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मॉर्निंग में एक कमेंट था उसको देखकर बहुत अच्छा लगा पढ़ने में, क्योंकि आप अगर पॉजिटिव कमेंट करते हैं तो उनसे पॉजिटिविटी आती है और बेहतर करने का मन होता है। तो अब बेहतर कमेंट करिए और जो कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो बेस्ट लगता है, जिसमें पॉजिटिविटी अच्छी होती है, उसको मैं पिन भी करती हूँ। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि आप अपने बेस्ट विचार रखेंगे तो उस आपके विचारों को फिर सब लोग देखेंगे, क्योंकि आप टॉप पर होंगे। तो चलिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे डिस्कस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखें, ऐसे ही पढ़ते रहें मन लगाकर और स्वर बनने की कोशिश करें, व्यंजन बने ना रहें। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपका इतना सपोर्ट, इतना प्रेम, इतना स्नेह इस परिवार को मिला है कि हम हमेशा इसी तरीके से बने रहें और आगे भी और हमारी फैमिली ये बड़ी हो, ऐसी हम कोशिश करेंगे और उसमें हाँ आप हमारा सपोर्ट करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।